नमस्कार। देखिए, भारत में बदलाव की कहानी ना बड़ी दिलचस्प रही है। यहाँ अक्सर चीजें सिर्फ तोड़ी नहीं जाती, बल्कि पुराने को नए के साथ जोड़कर कुछ बिल्कुल अनोखा बनाया जाता है। तो आज हम बदलाव के दो ऐसे ही निर्माताओं की कहानी को समझेंगे। एक वो जिन्होंने पत्थर से इतिहास गढ़ा, और दूसरे वो जिन्होंने अपने विचारों से पूरे समाज का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। सोचिए, एक तरफ एक सदियों पुराना मकबरा है और दूसरी तरफ एक आधुनिक समाज जो लगातार बदल रहा है। इन दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को आखिर क्या जोड़ता है? इसका जवाब छुपा है निर्माण की प्रक्रिया ने। हमारी कहानी के जो पहले निर्माता हैं, वो हैं दिल्ली सल्तनत के शासक। जब वो भारत आए तो उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसी अनोखी सांस्कृतिक और आर्किटेक्चरल स्टाइल की नींव रखी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। ये सिर्फ दो संस्कृतियों का आमना सामना नहीं था, ये एक तरह का क्रिएटिव फ्यूजन था। सल्तनत के दौर ने एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति को जन्म दिया, और इसका सबसे मजबूत, सबसे ठोस सबूत हमें उनके आर्किटेक्चर में मिलता है। वहाँ हर पत्थर एक नई कहानी कहता है। अच्छा, अब जो वाकई में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो मिक्सिंग हुई वो सिर्फ सोची समझी नहीं थी, बल्कि काफी हद तक जरूरत की वजह से भी हुई थी। मतलब नए शासकों के पास इस्लामिक आर्किटेक्चर के आइडिया तो थे, लेकिन कारीगर और सामान वो सब तो भारतीय ही थे। और बस इसी मजबूरी ने एक ऐसी यूनिक स्टाइल को जन्म दिया जहां जरूरत नहीं, इनोवेशन को रास्ता दिखाया। और ये देखिए, ये है उस शानदार मिलाप का नतीजा। जरा गौर से देखिए कैसे इस्लामी मेहराब और ज्योमेट्रिकल पैटर्न भारतीय मंदिरों से लिए गए कमल, घंटियां और बेल बूटों के साथ घुल मिल गए हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास में दो दुनियाओं के बीच का एक संवाद है जो आज भी गूंज रहा है। इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक खास आर्किटेक्चरल एलिमेंट पर फोकस करते हैं, गुंबद यानी डोम। ये हमें दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ साथ सोच और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेहतर होती गई। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये गुंबद बनाने की टेक्नोलॉजी में एक रेस की तरह थी। शुरू में भारतीय कॉर्बलिंग टेक्निक से नकली गुंबद बनाए गए। फिर 1311 में अलाई दरवाजे के साथ आया असली ट्रू आर्च और ट्रू डोम। और फिर एक बहुत बड़ी छलांग लगी, सिकंदर लोदी के मकबरे में डबल डोम का इस्तेमाल हुआ, जिसने आर्किटेक्चर की पूरी दिशा ही बदल दी। तो ये डबल डोम आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए कि ये एक गुंबद के अंदर दूसरा गुंबद है। एक बाहरी शेल जो इमारत को बाहर से ऊंचा और शानदार दिखाता है, और एक भीतरी शेल जो अंदर के कमरे के हिसाब से छत की ऊंचाई को सही और खूबसूरत बनाए रखता है। तो असली बात यह थी कि डबल डोम एक डिजाइन प्रॉब्लम का बहुत ही शानदार सॉल्यूशन था। अगर आप बाहर से एक ऊंचा और भव्य गुंबद बनाते हैं तो अंदर छत बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी, जो अजीब लगेगी। डबल डोम ने बाहरी शान और भीतरी खूबसूरती दोनों को एक साथ मुमकिन कर दिया। ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर पर भी गहरा असर डाला। और यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब हम पत्थरों के आर्किटेक्चर से आगे बढ़कर उस आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो किसी भी समाज की नींव होता है, यानी हमारे विश्वास, हमारी परंपराएं और हमारे विचार। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे निर्माता से, एक ऐसे इंसान से जिसने कोई स्मारक नहीं बनाया, बल्कि एक राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को फिर से बुना ताकि वो आने वाले कल के लिए तैयार हो सके। ये शब्द राजा राम मोहन रॉय के बारे में कहे गए थे, और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि उनके ऐतिहासिक महत्व का सार है। वो एक ऐसा इंसान थे जो भारत के अतीत की गहराइयों को समझते थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा भविष्य पर टिकी थी। रॉय का मानना था कि भारत की तरक्की के लिए राजनीतिक आज़ादी से भी पहले सामाजिक और धार्मिक सुधारों की जरूरत है। उन्होंने महसूस किया कि समाज कई ऐसी रूढ़ियों और कुरीतियों में जकड़ा हुआ है जो उसे अंदर से कमजोर बना रही थीं और आगे बढ़ने से रोक रही थीं। ये स्लाइड उनके सुधारों का एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट दिखाती है। उनका विजन बहुत बड़ा था। सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा को खत्म करवाने से लेकर जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को चुनौती देने और महिलाओं के लिए शिक्षा और संपत्ति के अधिकार की वकालत करने तक, उनका हर एक कदम उस समय के समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। अब सवाल यह है कि रॉय ने ये सब किया कैसे? उनका तरीका भी एक तरह का संश्लेषण ही था। भारतीय परंपरा के गहरे ज्ञान को वेस्टर्न लॉजिक के साथ मिलाकर कुछ नया और पावरफुल बनाना।
रॉय एक पुल की तरह काम कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने वेदों और उपनिषदों का ही हवाला देकर यह साबित किया कि सती प्रथा या कट्टर जातिवाद जैसी कई सामाजिक बुराइयां हमारे मूल धर्म का हिस्सा कभी थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस और लॉजिक को अपनाने पर जोर दिया ताकि भारतीय समाज मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये उनके सामाजिक निर्माण के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। तर्क पर आधारित सोच, एक यूनिवर्सल ईश्वर में विश्वास और सभी धर्मों का सम्मान, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना और सबसे जरूरी महिलाओं की बेहतरी। ये एक ऐसे प्रोग्रेसिव भारत का सपना था जिसकी नींव आज भी उतनी ही जरूरी है। और अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। सल्तनत के आर्किटेक्ट्स और राजा राम मोहन रॉय दोनों ही असल में बदलाव के निर्माता थे। दोनों ने पुराने एलिमेंट्स को लिया, चाहे वो मंदिरों के पत्थर हों या फिर पुराने धर्म ग्रंथ, और उन्हें नए आइडियाज और नई तकनीक के साथ मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी था ही नहीं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि तरक्की का मतलब हमेशा पुराने को पूरी तरह से नकार देना नहीं होता, बल्कि उसे समझदारी से नए के साथ मिलाना होता है। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। तो सवाल ये है कि भविष्य के भारत के निर्माता कौन होंगे और वो आने वाले कल के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।